अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 बायो एनर्जेटिक्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने ये पढ़ना है जिसमें हमने अब तक ये सीखा है कि किस तरह से एटीपी जो है वो सिंथेसाइज की जा रही होती है सेल में, और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कौन कौन से प्रोसेसेस डोमिनेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, और किस तरह की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का कौन सा ड्यूरेशन चल रहा होता है, तो फिर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमने अभी तक सीखा कि हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस जो है वो 3 मेजर सिस्टम से हो रही होती है। एटीपी पीसी सिस्टम, एनारोबिकली एटीपी की प्रोडक्शन और एरोबिकली एटीपी की प्रोडक्शन। हम लोगों ने एटीपी पीसी सिस्टम पढ़ लिया, हम लोगों ने एनारोबिकली एटीपी की प्रोडक्शन देख ली, और हम अपने कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर यानी एरोबिकली एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस होता है। उसमें हमने 2 साइकिल्स पढ़े थे, एक क्रेब्स साइकिल पढ़ा था और एक चेन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH बने थे, वो NADH और FADH अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होंगे, और वो चेन हायर से लोअर ग्रेड पे जाएगी, ठीक है, या स्केल पे जाएगी, और इस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती रहेगी। ये रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ की जाएगी इन द रीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ATP। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। हमने देखा था कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर या सार्कोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। The pathway which is responsible for this process is known as electron transport chain। इसको हम रेस्पिरेटरी चेन या साइटोक्रोम चेन भी बोलते हैं। एरोबिकली जो ATP की प्रोडक्शन हो रही होती है वो बेसिकली किस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए हो रही होती है कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइड्रोजन आयन की इन द रिड्यूस्ड फॉर्म विच इज़ कैरिड इन NADH और FADH फॉर्म, ये पोटेंशियल एनर्जी यूज़ की जाती है इन द रीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP मॉलिक्यूल। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे हमें मिल भी जाएगी। हम क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन की ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए थे टू द कैरियर्स NADH टू द कैरियर्स NAD प्लस एंड FAD, इन दोनों के अंदर ये स्टोर की जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी फिर यूज़ की जाती है बाय द मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ATP। FADH और NADH कभी भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक चेन के अंदर जो है वो एंटर कर देते हैं, और वो चेन जो है वो सीरीज़ ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स सीरीज़ से गुज़रते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पंप, दूसरा पंप, तीसरा पंप, और इस तरह से उनको हम डाउन जाते रहते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनको हम साइटोक्रोम्स बोलते हैं। During this passage of electron down to the cytochrome, enough energy is released to rephosphorylate the ADP molecule to form the ATP molecule। इसके अलावा हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डाउन द चेन मूव कर रहे होते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास एक हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। लेकिन मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हुआ होता है चेन के अंदर, तो इसी वजह से इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेडिकल प्रोडक्शन नहीं होती, जितनी हो रही होती है उतनी हो रही होती है, उसकी प्रोडक्शन का रेट इंक्रीज़ नहीं होता। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर हम जो है ना लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। हमने बेसिकली क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और आपका जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ होती है और इनर जो है वो फोल्ड्स होती है, और उसके एंड पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर 2 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल कहलाता है और दूसरा हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये दोनों प्रोसेसेस के रिजल्ट में NADH और FADH बनते हैं। ये NADH और FADH बेसिकली क्या करते हैं,
उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लेते हैं अपने साथ, जो रिलीज़ कर दिए जाते हैं या मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के रिज़ल्ट में रिलीज़ होते हैं। अब नाउ दीज फॉर्म्ड NADH एंड FADH क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इन साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज़ करते हैं। यानी ये जो NADH को दिया हुआ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये इधर आ जाएगा फर्स्ट पंप में, ठीक है। फर्स्ट पंप से सेकंड पंप में जाने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाएगी बाय दिस पंप टू pump the hydrogen ion from mitochondrial matrix into the inner membrane space। ये पंप 4 हाइड्रोजन आयंस को उठाकर इधर छोड़ देगा। इसी तरह से ये जो NADH से आए हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये फर्स्ट पंप से सेकंड पंप में जाएंगे, ठीक है। इसकी ये दोबारा से सेकंड से थर्ड में जाएंगे, तो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो अगेन उसी तरह से पंप करेगी हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। ये दोबारा थर्ड से फोर्थ में जाएगी, थर्ड से आपके फाइनल टर्मिनेटर पे जाएगी, ऑक्सीजन में जाएगी, तो फिर इसी तरह से रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ की जाएगी इन पंपिंग द हाइड्रोजन आयन इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। अब जब इस तरह से हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से उठाकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में लाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस ख़राब हो रहा है। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही एक एंजाइम लगा हुआ होता है जिसे हम ATP सिंथेज बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ये ATP सिंथेज, क्योंकि अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पंप करके लेके जाए जा रहे थे, अब ये डिफ्यूज़ बैक नहीं कर सकते इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसी तरह से एक स्पेशल प्रोटीन होगी, एक स्पेशल शटल मैकेनिज्म होगा जो इसको उठा के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स के अंदर लेकर आए। तो ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय एन एंजाइम नोन एज ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज, अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है हाई एनर्जी स्टेट के अंदर होंगे, ये उठाकर वापस लेकर आए जाएंगे इनटू द मैट्रिक्स। अब जब ये यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है। ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ की जाएगी इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें पता है बॉन्ड फॉर्मिंग जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जब आ रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, तो फिर ATP सिंथेज के थ्रू आ रहे हैं। ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ADP मॉलिक्यूल की इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन में यूज़ की जाएगी और इस तरह से ATP बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ ली थी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कैरियर्स जो हैं दैट ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यानी ये जो NADH है और FADH है, ये सिर्फ एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में नहीं हो रहे, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में नहीं हो रहे, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके बाई प्रोडक्ट होते हैं ये। Recall that 2 NADH are formed per glucose molecule that is degraded via glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल हो रहे थे। अब ये क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर या सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो फिर उन साइटोप्लाज्म के अंदर बनने वाले NADH मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पर है और उसी चेन के प्रोसेस के थ्रू ही हमारे पास ATP की सिंथेसिस होगी। वरना ये NADH तो बेकार है, इसकी मतलब किस तरह से ये यूज़ होगा। ना NAD दोबारा बन सकता है ताकि हम जो है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ये पायरोवेट, ये NADH जो है वो पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ये हम पीछे पढ़ाए में। लेकिन अगर एरोबिकली रेस्पिरेशन होगी तो फिर ये NADH साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आएगा, तो फिर इसकी जो चेन होगी वो शुरू होगी। इस वजह से जितने भी प्रोसेसेस, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा या पायरोवेट की इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A के कन्वर्जन के दौरान भी हमारे पास NADH बने थे। ये दोनों तरह से बनने वाले NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर हैं उनको अंदर लाना है।
उनके अंदर लाने के लिए स्पेशल शटल मैकेनिज़म्स होते हैं। अगली बात ये लिखी हुई है कि जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में NADH बनते हैं वो क्रेब्स साइकिल से बनते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहे होते हैं। जो लीस्ट अमाउंट है, जैसे टोटल 4 NADH बनेंगे आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, 2 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड 2 फ्रॉम द पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम। इस तरह से वो बता रहा है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH और FADH आर पास्ड डाउन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन with enough energy being released to synthesize the ATP। अगेन वही बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो NADH बना रहे हैं और FADH बना रहे हैं, ये रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ये दोबारा NAD+ और FAD में चले जाएंगे। इस तरह से ये दोबारा से अवेलेबल होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करें, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज की टाइम पे रिलीज़ किए जाते हैं। अब जब ये दिए जाएंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होगी, दूसरी रिड्यूस हो रही होगी, एक ऑक्सीडाइज हो रही होगी, दूसरी रिड्यूस हो रही होगी। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता रहता है और इस रिएक्शन के टाइम पे जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक NADH से 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं और एक FADH से 1.5 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसका डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो FADH मॉलिक्यूल है ये चेन के अंदर एक स्टेप नीचे से शुरू होता है। मैंने अभी आपको जब चेन बताई थी तो मैंने आपको बताया था NADH का जो चेन का जो इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पंप से शुरू हो रहा है, जबकि FADH का 1 स्टेप बिलो शुरू हो रहा है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे उन्होंने FADH बताया। इसी वजह से हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है फ्रॉम FADH एज कम्पेयर टू द NADH। अब किस तरह से है ये पढ़ लिया। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन उन्होंने बता दिया कि एक NADH मॉलिक्यूल से 2.5 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि एक FADH मॉलिक्यूल से 1.5 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। और जो फाइनल रिसेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो ऑक्सीजन होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे या मूव किए जा रहे थे इन अ चेन फ्रॉम 1 टू द सेकेंड एक्सेप्टर थर्ड साइटोक्रोम, ठीक है, उसका जो फाइनल रिसेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम के साथ मिलकर जो है वो वाटर बना देती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पॉसिबल नहीं होगी और आपकी जो ATP की सिंथेसिस है थ्रू द एनारोबिक रेस्पायरेशन या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म वो नहीं हो सकेगी। ये जिस हाइपोथेसिस के थ्रू एरोबिक ATP की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हमने ये कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं अलोंग द चेन तो वो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है, इन पंपिंग द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस तरह से आपके हाइड्रोजन आयन की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर और ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जब दोबारा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे तो फिर ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाएगी इन रिकम्बाइनिंग द ADP टू फॉर्म द ATP। वो कह रहा है कि ये एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप प्रीवियस अपनी क्लासेस में डैम की एग्जांपल पढ़कर आए थे कि डैम के अंदर किस तरह से होता है कि आप वाटर को एक हायर एनर्जी स्टेट तक लेकर जाते हो, ठीक है, वो वाटर जब ऊपर से नीचे फॉल करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है इन रनिंग द टरबाइन और इस तरह से बिजली बनती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को हायर एनर्जी स्टेट पे एक्यूमुलेट करा रहे हैं। वो हाइड्रोजन आयन जो हायर एनर्जी स्टेट पे हैं जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे और ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाएगी इन ATP सिंथेसिस। अब हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 3 पंप लगे हुए थे। ये पंप डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की पंपिंग करेंगे। पहला पंप जो होगा वो 4 हाइड्रोजन आयन को उठाकर पंप करेगा फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जबकि जो सेकंड पंप होगा वो 4 हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा। थर्ड पंप जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन्स को पंप करेगा।
As a result, there is a higher concentration of hydrogen ion within the intermembrane space compared to that in the matrix. This creates a gradient. This gradient will help to diffuse the hydrogen back into the matrix. यानी अगेन जब आप मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर उसको लेकर आएंगे तो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो यूज़ की जाएगी, और जो ग्रेडियंट बना है वो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो नॉट परमिएबल होती है टू द हाइड्रोजन आइंस, और ये हाइड्रोजन आइन एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं। और ये एटीपी सिंथेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन, जिसमें आपकी एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। Remember that the purpose of electron transport chain is to move the electrons down a series of cytochromes to provide the energy to drive the ATP production in the mitochondria. This process requires each element in the cytochrome chain to undergo a series of oxidation reduction reaction. मैंने भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इसी तरह से एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा, अगेन एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका कैरियर होगा साइटोक्रोम, वो रिड्यूस्ड स्टेट के अंदर ही रहेगा अगर आपकी फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, और अगर वो फ्री नहीं होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगी। यानी देखें ना, ये जो आखिरी साइटोक्रोम है इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन उसने जिसको आगे देना था ऑक्सीजन को, वो अवेलेबल नहीं है। अब जब वो अवेलेबल नहीं है तो वो उसको आगे दे नहीं सकता तो ख़ुद फ्री नहीं होगा, पिछला अगला आने वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ले नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो ले नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगी। इसी वजह से अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो आखिरी जो साइटोक्रोम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन उससे दे देगा, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में चला जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑक्सीजन फिर आपकी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगी। The ability of oxygen to accept the electron is an essential step in electron transport chain that allow the electron transport and oxidative phosphorylation to continue. Therefore, at the last step in ETC, the oxygen accepts two electrons that were passed along the electron transport chain from either NADH or FADH. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो NADH से दिए हुए थे या FADH से दिए हुए थे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चेन में डाउन ट्रेवल करेगा और आखिरी उसका एक्सेप्टर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कि ये आपके क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते रहें। अब हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं जो पंप किए जाते हैं फ्रॉम द 3 pumps in electron transport chain. These electrons are then passed to the second pump and third pump and finally to the oxygen. First and second pumps transport 4 protons each, whereas the third electron pump transports 2 protons for a total of 10. यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, तो उस पूरी मूवमेंट के दौरान टोटल 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप किए जाएंगे। पहले पंप से 4, दूसरे पंप से भी 4 और तीसरे पंप से 2, इस तरह से टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप किए जाएंगे फ्रॉम द ट्रेवल ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द अदर लोअर स्टेट. Because the 4 protons are required to produce and transport 1 ATP from the mitochondria to the cytoplasm, the total ATP production from one NADH molecule is 2.5. हमने अभी पढ़ा था शुरू में कि टोटल एक NADH मॉलिक्यूल से 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। किस तरह से 2.5? कि 4 प्रोटॉन एक ATP बनाने में यूज़ हो रहे हैं, जबकि हमने टोटल NADH से 10 प्रोटॉन्स पंप कराए थे।
तो 4 से 1 बनी, अगले 4 से फिर 1 बनी, पीछे बच गए 2, तो इस वजह से 2.5 ATP। इसी तरह से अगर हम FADH को करें तो FADH एक स्टेप नीचे से शुरू होता है, यानी पहला पंप नहीं आएगा। पहला पंप नहीं आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पंप नहीं किए जाएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स पंप्ड यूजिंग FADH कितने होंगे? 6। तो 6 प्रोटॉन्स पंप किए, इन 6 में से 4 जो होंगे वो 1 ATP बनाने में यूज़ किए जाएंगे, रिमेनिंग 2 जो हैं वो 0.5 कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि एक FAD मॉलिक्यूल से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। अब अगला हमारा स्टेप है एरोबिक ATP कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ ATP से टोटल कितने ATP बनते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। पीछे जो बात लिखी हुई है वो सारी इस टेबल की है। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट ATP बना था वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP थे। अगर आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो सिर्फ यही 2 ATP बनते हैं, क्योंकि वो जो NADH बनता है वो NADH पायरोवेट को दोबारा लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाता है। अगर आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये जो बनने वाले 2 NADH मॉलिक्यूल हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे। एक NADH से हमारे पास 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे थे, तो 2 से हमारे पास उसका डबल 5 बन जाएगा। इन 5 में 2 और ऐड कर दो तो टोटल 7 हो जाएगी अगर एरोबिक होगी। एनारोबिक होगी तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से अभी तक हमने देखा 7 मॉलिक्यूल्स बन गए ATP के। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप था कि पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इसकी कन्वर्जन के टाइम पे भी 2 NADH मॉलिक्यूल बने थे। ये 2 NADH मॉलिक्यूल दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे तो इससे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। अगेन एक NADH से 2.5 बनेंगे तो 2 से हमारे पास 5 ATPs बन जाएंगे। अभी तक हमारे पास 7 बन चुके थे, 7 में 5 ऐड करो तो 12 बन जाती है, 12 ATP मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड के अंदर जाता है। सिट्रिक एसिड में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं डायरेक्टली, 12 में 2 ऐड कर दो 14। एक एसिटाइल कोएंजाइम A से 3 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि आपका पायरोवेट जो है वो 2 टाइम्स TCA साइकिल चलाता है। ठीक है, तो टोटल 6 NADH आ गए। 6 से हमारे पास ATP बने 15, इन 14 में 15 ऐड कर दो तो 29। एक FADH मॉलिक्यूल बनता है एक TCA साइकिल के टाइम, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 टाइम्स TCA साइकिल चलता है, तो 2 FADH बन गए। एक FADH से हमारे पास एनर्जी आती है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, 2 से 3 बन जाएंगे, इन 29 में 3 ऐड कर दो तो 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम एरोबिकली डिग्रेडेशन कराएं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, हमारे पास 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट ग्लाइकोजन होगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ATP जो हैं वो कितने बनेंगे? टोटल 33 बनेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप ग्लाइकोजन से शुरू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो फिर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेट ATP आता है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एफिशिएंसी ये है कि हमारे पास एक ATP के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी है उसकी रेशियो डिवाइड करनी है या उसको कंपेयर करना है विद द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 ग्राम आपका मॉलिक्यूलर वेट के ब्रेक डाउन होने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ की जाती है, जबकि जो आपकी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज़ की जाती है दैट इज़ 686 किलो कैलोरी। तो एफिशिएंसी हमने कहा था कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इन ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से हमने इस सबको एक मॉलिक्यूल से हमें 32 ATPs मिली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.3 से जो हमने यहाँ पे जो है वो बताई, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से रिलीज़ हो रही थी वो 686 थी, ये हमने लगती। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 34%, जबकि रिमेनिंग जो 66% है
वो आपकी हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होता, एफिशिएंसी में आपका हीट लॉस होता है और उसके साथ साथ उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो आपको मिलता है टू डू द वर्क। नाउ द कंट्रोल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, कि ये प्रोसेस ये नहीं है कि अगर एक बार शुरू हो जाएगा एरोबिक प्रोडक्शन का या एनारोबिक एटीपी के प्रोडक्शन का, इसका कंट्रोल किस तरह से होगा, यानी ये कब शुरू होगा कब बंद होगा। इसके लिए कुछ सेंसर्स होंगे, जैसे हम पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक पढ़कर आए थे अपने चैप्टर्स में, इसी तरह से हमारे पास कुछ सेंसर्स होंगे जो उसको इन सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देंगे, और कुछ ऐसे सेंसर्स होंगे या कुछ ऐसी कंसंट्रेशंस होंगी जो इसको रिड्यूस कर देंगे। अब हम ये सारा देख कर आए हैं कि इनमें से हर स्टेप जो है वो वन और मोर ऑफ द एंजाइम्स से रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये एंजाइम रेगुलेशन के थ्रू आपके कंट्रोल किए जाएंगे। इनमें से कोई एक ऐसा एंजाइम होगा या कोई एक ऐसा स्टेप होगा इन सीरीज ऑफ रिएक्शन में जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। ये रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग एंजाइम ही डिटरमिन करता है कि इस मेटाबॉलिक पाथवे की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी। ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होते हैं इनसे रिलेटेड दो बातें हैं। एक तो ये कि जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ये पाथवे के बिल्कुल शुरू में आता है, क्योंकि अगर लेट में आएगा तो उसके लेट आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी भी पाथवे का पहला स्टेप या दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप जो इनिशियल स्टेप्स होंगे वो आपके रेट लिमिटिंग स्टेप्स होंगे। दूसरा, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और ऐसे एंजाइम्स जो रेगुलेट किए जाते हैं यूजिंग वाया द मॉड्यूलेटर्स, उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं। अभी जब आप आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर एटीपी इनहिबिट द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इट्स लॉजिकल बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी वुड इंडिकेट दैट एटीपी यूजेज इन द सेल इज़ लो। अगर सेल के अंदर एटीपी पहले ही हायर क्वांटिटी के अंदर है तो वो प्रोसेस क्यों कंटिन्यू करे जिससे एटीपी की सिंथेसिस होगी। एटीपी तो पहले ही पड़ा हुआ है सेल के पास, तो इस वजह से जब हाई अमाउंट ऑफ एटीपी होगी तो ये इनहिबिट करेगा पाथवेज को इन मूविंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगा आपके पूरे पाथवे के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, अगर सेल्स के अंदर एडीपी की कंसंट्रेशन या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या इन अदर वर्ड्स एटीपी की कंसंट्रेशन कम है, तो ये इंडिकेट करेगा कि पाथवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो और वह एटीपी अवेलेबल हो सेल के लिए टू यूज़। ये आपका सारा पाथवे दिखाया हुआ है कि एक सब्सटेंस 1 है, उसका एंजाइम ए रिक्वायर्ड है ताकि वो सब्सटेंस 2 के अंदर कन्वर्ट हो। ये सब्सटेंस एंजाइम बी के थ्रू सब्सटेंस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सीरीज़ चलती रहती है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका सीरीज़ का, वो आपका इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है ऑन द फर्स्ट एंजाइम। नाउ द कंट्रोल ऑफ एटीपी एंड पीसी सिस्टम, कि एटीपी पीसी सिस्टम किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर ये सिस्टम एक दफ़ा शुरू हो जाएगा तो फिर ये कंटिन्यू ही रहेगा। फॉस्फोक्रेटिनिन ब्रेकडाउन इज़ रेगुलेटेड बाय एन एंजाइम नोन एज क्रेटिन काइनेज। ये हमने पढ़ा था कि एक एंजाइम के थ्रू इसकी जो है वो प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। ये क्रेटिन काइनेज जो है वो एक्टिवेट किया जाता है व्हेन द सार्कोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी इंक्रीज एंड इज़ इनहिबिटेड बाय द हाई लेवल ऑफ एटीपी। यानी इस एंजाइम की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए या इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी। सेल के अंदर एडीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। ऑन द अदर हैंड, हायर लेवल ऑफ एटीपी होंगे तो ये इनहिबिट करेगा। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे ही एक्सरसाइज का ऑनसेट होता है तो एटीपी स्प्लिट कर जाती है एडीपी के अंदर। एडीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी ताकि आप रीसिंथेसाइज किया जा सके एटीपी को। इफ़ एक्सरसाइज इज कंटिन्यूड द ग्लाइकोलाइसिस एंड फाइनली द एरोबिक मेटाबॉलिज्म बिगिन टू प्रोड्यूस द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एटीपी टू मीट द मसल्स एनर्जी नीड्स। ये बात हम पहले भी पढ़ाए थे
कि एटीपी पीसी सिस्टम तब एफिशिएंट होता है, ये तब यूज़ किया जाता है जब आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है। तो फिर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एटीपी पीसी सिस्टम एक्ट करता है, यानी ये जिसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो उस पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। ये हमारे पास कुछ पाथवेज हैं जिनका रेट लिमिटिंग एंजाइम बताया हुआ है, उनके स्टिमुलेटर्स बताए हुए हैं और उनके इनहिबिटर्स बताए हुए हैं। आगे की सारी बातें यही हैं। एटीपी पीसी सिस्टम का हमने कहा कि क्रेटिनिन काइनेज एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये हाई अमाउंट ऑफ एडीपी की कंसंट्रेशन में जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी बढ़ जाती है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और अगर एटीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये इस एंजाइम के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगी और ये सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब सेल को उस टाइम एटीपी की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है। ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है जब एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई हुई होती है, एडीपी की इंक्रीज़ हुई हुई होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की इंक्रीज़ हुई होती है, या पीएच जो है वो बढ़ी हुई होती है। इनमें से कोई सा भी फैक्टर होगा तो ये एंजाइम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एटीपी की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी एटीपी जो है वो इंक्रीज़ हुई हुई है, सिट्रेट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है, पीएच डिक्रीज़ हुई हुई है, या सीपी जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो फिर उस रिज़ल्ट में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के ऊपर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा। टीसीए साइकिल का जो एंजाइम है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, उनके लिए भी हमारे पास कैल्शियम आयन एडीपी और एनएडी प्लस के हाई लेवल जो हैं वो ये जो हाई लेवल ऑफ एडीपी कैल्शियम आयन या एनएडी प्लस होंगे ये स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, और उसका जो इनहिबिटर है वो अगेन एटीपी है, और जो उसका स्टिमुलेटर है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम हम पढ़ के आए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस के बिगिनिंग के ऊपर है, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ाए थे कि बिगिनिंग पे होना चाहिए। इसका स्टिमुलेंट देखा है कि अगर हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लेवल्स इंक्रीज़ हुए में होंगे तो हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर एटीपी लेवल जो है वो हाई हुए में होंगे तो फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देख कर आए थे कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जिस तरह से एटीपी पीसी सिस्टम का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, इसी तरह से जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी है वो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट की जाती है। Another important regulatory enzyme in carbohydrate metabolism is phosphorylase enzyme. ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम आपकी ग्लाइकोजिन की डिग्रेडेशन में यूज़ होता है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो फॉस्फोराइलेज है। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये इस वजह से इन्वॉल्व है कि अगर फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट नहीं करेगा तो ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉस्फोराइलेज किस तरह से एक्टिवेट होता है कि जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में कैल्शियम आयन इंक्रीज़ हो जाता है। ये कैल्शियम आयन का इंक्रीज़ होना सेंसर होगा दिस फॉस्फोराइलेज। कैल्शियम आयन के इस इंक्रीज़ होने से फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होगा तो ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन होगी इनटू द ग्लूकोज। ये जब ग्लूकोज में टूटेगा तो ये ग्लूकोज अवेलेबल होगा फॉर द सेल टू कैरी द ग्लाइकोलाइसिस। इसी तरह से एक और चीज़ या एक और स्टिमुलस जो आपकी फॉस्फोराइलेज की एक्टिवेशन के लिए काम करता है वो एपिनेफ्रीन है। ये एपिनेफ्रीन आपके सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और इसी तरह से आपकी साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। जब ये साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ हो जाता है तो फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है और इसी तरह से उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज टीसीए साइकिल एंड ईटीसी। क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं वो कौन से होंगे? जो टीसीए का है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। वो भी इसी तरह से आपका जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम इनहिबिट किया जा रहा था बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, इसी तरह से ये जो आपका आइसोसिट्रेट होगा ये एटीपी की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन से इनहिबिट होगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन से एक्टिवेट होगा।
इसी तरह से इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसी तरह से हाई अमाउंट ऑफ एटीपी से इनहिबिट किया जाएगा, जबकि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक्टिवेट किया जाएगा। इसका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। जब एक्सरसाइज शुरू होती है तो एटीपी लेवल डिक्रीज़ होता रहता है, एडीपी और पीआई का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज स्टिमुलेट हो जाता है और इस तरह से एटीपी की एरोबिकली प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जब एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है तो एटीपी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एडीपी और पीआई का लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोडक्शन, किस टाइम पे एरोबिकली एटीपी प्रोड्यूस होगी, किस टाइम पे एनारोबिकली प्रोड्यूस होगी। इसकी समरी ये है कि जब हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी ना, जब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही होगी तो फिर आपका एटीपी पीसी सिस्टम के थ्रू एटीपी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता रहता है एटीपी पीसी सिस्टम इनहिबिट होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी भी आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस को जो है वो ओवरकम कर लेता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फिर आपकी एरोबिकली जो है वो एटीपी की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। यहाँ पे बताया हुआ है कि डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, ये डिफरेंट किस्म की आपकी स्पोर्ट्स होती हैं। उन डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। उन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी को मीट करने के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो शॉर्ट रनिंग 100 मीटर की आपकी जो रेस होगी तो उसमें 90% ऑफ एनर्जी जो होगी वो आएगी फ्रॉम द एटीपी पीसी सिस्टम। अगर 400 मीटर की रनिंग होगी तो उस 400 मीटर की रनिंग में आपके आपकी जो 55 सेकेंड्स की क्या कहते हैं दौड़ होगी, उसमें एनारोबिकली 70 to 75% एनर्जी एनारोबिकली आएगी। जबकि जो आपके मैराथन वगैरह हैं या जो आपकी हाई स्पेक्ट्रम एनर्जी की गेम्स हैं उनमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी से आएगी। ये आपको 3.2 टेबल दिया हुआ है जिसको विनिंग एज 3.2 टेबल है आप लोगों की बुक के अंदर, वो आपने पढ़ना है। उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है बाकायदा स्केल से कि किस तरह से कौन सी एक्टिविटी के किस ड्यूरेशन में कहाँ से एनर्जी आ रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।